वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर के अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कवर किया था। फिर हमने देखा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं और उसका रिलेशन देखा था हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है, फिर ये थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिज्म क्या होती है, या फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और फाइनली हम करेंगे कि जो एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो अगर हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को, इसको बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू ए सब्सटेंस कंपेयर टू वैक्यूम। देखो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो टेंडेंसी होगी पास होने की किसी भी सब्सटेंस में कंपेयर टू वैक्यूम। ये हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था कि क्या कि अगर एक नॉर्थ पोल है और एक कैसा है साउथ पोल, ये अगर इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है यहां पर इस तरीके से, अगर हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ ये नॉर्थ पोल और ये क्या हो गया साउथ पोल, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ हमारे पास, तो कह रहा है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएंगी वो ज्यादा पास हो जाएंगी इस तरीके से। अगर यही डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, अगर ये डायामैग्नेटिक हुआ तो क्या होगा, ये यहां से इस तरीके से रिपेल हो जाएंगे बच्चे। तो ये था कि उसकी टेंडेंसी क्या, तो जो टेंडेंसी होती है मैक्सिमम होती है किसमें, पैरामैग्नेटिक में, डायमैग्नेटिक में क्या होगी कम। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को के से। तो अलग अलग बुक में अलग अलग यूज इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जनरली जो के की वैल्यू होती है दिस इज 1 फॉर वैक्यूम, हम बोलते हैं वैक्यूम के अंदर ये 1 है। तो अगर ये के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, के की वैल्यू लेस देन 1 होगी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वैक्यूम के कंपैरिजन में कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी। और फिर अगर हम बोलते हैं के इज ग्रेटर देन 1 और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻³ तक ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन, ये 1 से तो ग्रेटर है लेकिन कितना, इवन 10⁻³ टाइम्स ग्रेटर देन वैक्यूम, इतने फैक्टर से, बाय फैक्टर ऑफ दिस, किस केस में, इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आती है, लेकिन वो कितने टाइम ग्रेटर हो सकती है वैक्यूम के कंपैरिजन में, 10⁻3। तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी था। और इसका जब हमने फॉर्मूला देखा था, जनरली क्या था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये आया था जब हमने लिखा था B = H+4πI, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में किया था, H से डिवाइड किया था, तो B/H = 1+4πI अपॉन क्या हो गया था H, I/H को हमने लिख दिया था कापा, दिस इज कापा, और ये क्या हो गया था, दिस इज के, तो K इज कैपिटल K = 1+4π कापा। ये रिलेशन हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, और ये दिस इज मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी था। अब हमारे पास लिखने को आ सकता है इसी में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डायमैग्नेटिक या फेरो। तो अगर हमारे पास आ जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे लाइक इसी में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 2-3 लाइन लिखते हैं वैसे ही कि क्या रहा है कि फॉर पैरामैग्नेटिक
K is greater than 1, that is the magnetic line of force have higher tendency to pass through them compared to vacuum, that is they are, हम लिख सकते हैं they are more permeable, they are more permeable to magnetic line of force. क्या लिख दिया? परमिएबल क्या करें कि इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है इसमें से पास होने के लिए, और इसलिए क्या होता है जब मोर परमिएबल, परमिएबल का मतलब इसमें इजीली क्या हो सकती है, पास हो सकती है क्या, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. अब इसलिए हम लिख देते हैं यहां पर दे आर attracted by external magnetic field. So they are attracted by external magnetic field. अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा, and generally they have unpaired electron, and they have unpaired electrons present in them. तो इन सभी के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट. तो ये एक पॉइंट था हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और यहां पे एग्जांपल लिखना है. अगर ऐसे ही हमारे पास आ जाता बच्चे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो हम क्या लिखेंगे, फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस K is less than 1, that is therefore the tendency of magnetic line of force to pass through them is very small compared to vacuum. So they are attracted नहीं हो सकते, so they are repelled by external magnetic field. They are repelled by external, या they are repelled by magnetic field, and they do not have unpaired electrons. कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास आ गया जैसे ऑक्सीजन आ गया, वाटर आ गया, बिस्मथ आ गया, एंटीमनी. तो बच्चे यहां पे हमने ये ऑक्सीजन लिखा था, जनरली ऑक्सीजन नहीं, यहां पर क्या होता है कॉपर, ये कॉपर होगा जो डायमैग्नेटिक होगा. इसके बाद हमारे पास आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, हम लिखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव K is greater than 1 but it is greater than by a factor of even 10 to the power 3. It is greater than by factor of 10 to the power 3. और हम फाइनली क्या बोलते हैं यहाँ पे, that is therefore the tendency of magnetic line of force to pass through them is very high compared to vacuum. Even they have tendency
दे हैव टेंडेंसी टू गेट मैग्नेटाइज्ड इटसेल्फ बाय इटसेल्फ, कि वो अपने आप भी उसकी इतनी ज्यादा है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक परमिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आप भी क्या हो सकते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं जब हम उस थोड़े टाइम के लिए उसको किस में रखते हैं, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। बच्चे अगर आपके पास आता है मैग्नेटिक परमिलिटी क्या होगा, तो आप ये लिखोगे और फिर उसके लिए दो लाइन लिख दोगे कि पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, डायमैग्नेटिक में क्या होगा और फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म, कि जो ये पैरामैग्नेटिक के जो कैरेक्टर अराइज हुआ है क्यों हुआ है, और ऐसे ही डायमैग्नेटिक कैरेक्टर जो अराइज हुआ है जिसका डायमैग्नेटिक नेचर है। डायमैग्नेटिक नेचर का मतलब कि ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, रिपेल, वो क्यों होता है वो देखते हैं। अब आएगा हमारे पास थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। तो पहले हम डायमैग्नेटिज्म को समझते हैं, विच चीज की थ्योरी क्या है। देखो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास क्या हो गया, जो एटम्स हैं वहां एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या हो, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दो टाइप से मूव करते हैं, आइदर स्पिन मोशन करते हैं या आइदर ऑर्बिटल मोशन करते हैं बच्चे। तो ये कह रहा है स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ये चार्ज पार्टिकल भी है, स्पिन भी करता है, ऑर्बिटल मोशन भी करता है, तो इन मोशन की वजह से ये क्या जनरेट होता है, यहां पे हमारे पास क्या होता है, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट करते हैं। अगर हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कंटिन्यूसली ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं और स्पिन मोशन भी करते हैं। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। फिर हम इसकी इंटेंसिटी को मेजर कर लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कितना मैग्नेटिक मोमेंट मिला हम लोगों को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो अगर हम यहां पर इसमें लिखते हैं कि क्या, when a charge particle move, it will generate magnetic field, and in case of atoms and molecules, electron undergo spin as well as orbital motion, and their motion results into generation of magnetic field, या हम क्या बोलते हैं, जनरेशन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड मिली है तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगा, वहां पे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो ये ऐसा होता है। अब हम लिखेंगे बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द मैग्नेटिक मोमेंट of electron cancel out each other in case of paired electrons, as they spin in opposite direction। देखो बच्चे क्या हुआ, ये बोल रहा है कि अब जब इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अगर हमारे पास पता है कि अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर वो पेयर्ड होगा तो ये जितना मैग्नेटिक मोमेंट अप डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा उतना ही दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन उतनी ही मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, और ओवरऑल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का 0।
तो ये लिखा है, बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट ईच अदर इन केस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज दे स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब लिख देंगे, सो द कंपाउंड, सो द ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट will be zero, magnetic moment will be zero in case of compounds having only paired electrons present in them। तो क्या कह रहा है बच्चा यहां पर, कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा ओवरऑल वो क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो उन सभी का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट करेगा, और जो रिजल्टेंट ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जीरो। एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे कि ये जो कंपाउंड हो गए, ये जो कंपाउंड है, ये जो जिसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जीरो, ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। या हम बच्चे बोल सकते हैं कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर रिपेल्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों लाइन कुछ भी बोल सकते हैं यहां पर, ऐसा कि रिपेल्ड होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, या रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। कह रहे कि रिपल्सन होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इसी को हम डायमैग्नेटिज्म बोलेंगे। एंड द कंपाउंड विच शो डायमैग्नेटिज्म, एंड द कंपाउंड्स which shows diamagnetism are called diamagnetic compound। ये था हमारे पास इसका रीजन डायमैग्नेटिज्म का। ऐसे ही अगर हमारे पास हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे पास क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहां पे लिख देंगे क्या कि पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय सब्सटेंस और कंपाउंड हैविंग अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now the magnetic moment of electrons will not cancel now the magnetic moment of electron will not cancel each other, therefore all the atoms or molecules act as tiny magnet and they align themselves in the direction of external magnetic field, in the direction of external magnetic field, and they are repelled by, and they are not repelled by, या they are attracted by external magnetic field। क्यों बोला था यहां पर
कि यहां पे कह रहा है कि इनके अंदर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, क्योंकि जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उसमें क्या होगा, एटम या मॉलिक्यूल्स है। तो एक एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन, सभी एटम्स में तो क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो जितने भी एटम या मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे कैसे टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम करेंगे, और टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसका एक जो एटम होगा वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरे का कुछ, तीसरे का कुछ, तो सभी मैग्नेटिक मोमेंट देंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कैंसिल नहीं हो सकता कि जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या करेंगे, उनका मैग्नेटिक मोमेंट एड अप हो जाएगा हमारे पास। तो फिर फाइनली हम क्या बोल देंगे, और ये क्या करते हैं, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करते हैं, अलाइन हो जाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, and the compound which show, and the compound or substance which shows paramagnetism are called paramagnetic compound. बच्चों ऐसे ही हमारे पास देखो, पहले हम लोगों ने एक डिफरेंशिएट किया था, डायमैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, या मैग्नेटिक परमेबिलिटी के केस में, और पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा। अब ये ऐसा, इसका रीजन क्या होता है डायमैग्नेटिज्म का, पैरामैग्नेटिज्म का। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताओ कि हमारे पास जो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक के अंदर और पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या डिफरेंस होगा, पैरामैग्नेटिक के अंदर। ऐसा ही आप बोल सकता है कि फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या डिफरेंस होगा। अगर आ जाते तो हमें अगर एक के पॉइंट मालूम है तो हमें सारे पॉइंट मालूम हो जाएंगे। क्या, सबसे पहले हमें पता है कि डायमैग्नेटिक के लिए क्या होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते नहीं, यहां पर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नो अनपेयर की जगह क्या लिखेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या पॉइंट होगा हमारे पास, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो। यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज मिलेगा, दे हैव मैग्नेटिक मोमेंट, दे हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास कि अगर हम यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात की थी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसा, पॉजिटिव। यहां पर भी ये भी पैरामैग्नेटिज्म की तरह काम बिहेव करते हैं बच्चे, ये फेरोमैग्नेटिक, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक की तरह का, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहां पर जो हमने ऑर्डर देखा था 10⁻³ था, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन सब्सटेंस के अंदर से पास होने की जो टेंडेंसी थी उनकी, तो ये भी पैरामैग्नेटिज्म के जैसे ही है, लेकिन इनकी कंडीशंस क्या है, जो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी हमारे पास, और इसकी जो परमिएबिलिटी थी वो भी कैसी ज्यादा। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखा था हम लोगों ने। ऐसे ही अगर मैं यहां पे बात करता हूं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल के से। तो K इज इक्वल लेस देन 1, K इज ग्रेटर देन 1, K इज ग्रेटर देन 1 बाय इवन 10⁻³ बाय फैक्टर ऑफ 3। ये हो गया हमारे पास। फिर हम लोगों ने बात की यहां पर फिफ्थ, अगर हम एग्जांपल लेंगे तो डायमैग्नेटिक के केस में तो हमने एग्जांपल लिख दिया था क्या, कि हमारे पास जो डायमैग्नेटिक होगा उसमें एनपी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो डायमैग्नेटिक के केस में हमने लिखा था लाइक कॉपर एंटीमनी बिस्मथ, कॉपर बिस्मथ एंटीमनी। यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया था, ये ऑक्सीजन आ गया था हमारे पास। फिर हम लोगों ने लिखा था पीटी, लिखा था प्लेटिनम, लिख दिया था। ऐसे इसमें क्या आ गया था, एफई आ गया था, कोबाल्ट आ गया था, या निकल आ गया। तो हम ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं, हमारे पास 5 पॉइंट आ जाएंगे, नियरली 2 मार्क्स में आएगा। तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर हमारे पास लास्ट में आता है बच्चे एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता चल जाए किसी भी सब्सटेंस की तो उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ, इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि उस सब्सटेंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, उसके जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। कैसे, एज वी नो
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is related to number of unpaired electrons by कैसे x is equals to y equals to क्या हो गया n/3kT, ये स्मॉल k था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू n+2। ये अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता चल जाए यहां पर बच्चे, तो हम क्या पता कर सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सेकंड, इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कह रहे कि अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता चले तो हम बता सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, किसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो क्या हुआ, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा। एंड टेट्राहाइड्रल अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो क्या सी होती है, टेट्राहाइड्रल के अंदर हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है डी के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और उसकी अगर ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कब होती है, जब मेरे पास एक मेटल आ जाए, एक मेटल के ऊपर 4 लिगेंड्स लगे हो। देखो L इज लिगेंड्स, L I लिगेंड्स, M इज सेंट्रल मेटल, कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनता है कि जब एक सेंट्रल एटम के ऊपर लिगेंड्स लगे और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये 4 लगे हैं तो 2 स्ट्रक्चर हो सकती है, आइदर टेट्राहाइड्रल इस केस में, या आइदर टेट्राहाइड्रल, पूरा लिख देता हूं, टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर को बच्चे हम sp से रिप्रेजेंट करते हैं और टेट्राहाइड्रल को td से। अगर हमारे पास डी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टेट्राहाइड्रल के अंदर हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा और 4 लिगेंड है तो जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी मिलेगी, टेट्राहाइड्रल। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें 0 मिलती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर उस टाइम पे उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। तो ये समझने के लिए लिखा था। अब हमारे पास 2 कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे NiCl4 2 नेगेटिव। ऐसा करने से क्या हुआ, निकल है, ये क्लोरीन है, NiCl4 ये क्लोरीन है बच्चे, इधर Cl, इसके अंदर D8 इलेक्ट्रॉन है, निकल +2 में प्रेजेंट है। यहां पे निकल किस में ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, क्योंकि निकल को x माना, ये -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू क्या हो गया, +2 आने से D8 कॉन्फ़िगरेशन में होता है। और जब हमने बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से क्या पता चला हम लोगों को, ऑब्जर्वेशंस टेल्स, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज पैरामैग्नेटिक, या मैं बोल सकता हूं इट हैज अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, कि ये अनपेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड, इट हैज 2 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा तो इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मोमेंट 0 का मिलेगा जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, या सारे के सारे कैसे होंगे, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं ये बता दूं, क्योंकि मेरे को ये रिलेशन पता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या रिलेशन होता है। अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता चले तो मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर सकता था। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और लिगेंड 4 होंगे तो मेरी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मेरी जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो टेट्राहाइड्रल ही मिलेगी बच्चे, क्योंकि इसी में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्क्वायर प्लेनर में मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो तो यहां पर Ni के केस में NiCl4 जब 4 क्लोरीन थे तो D8 कॉन्फ़िगरेशन ही है, Ni2 पॉजिटिव है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑब्जर्वेशन से पता चला इट हैज अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऊपर वाली लाइन को हटा देते हैं, इट हैज
unpaired number of electron, therefore its structure will be टेट्राहेड्रल। तो हमें इससे पता चल गया कि इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो कैसे आएगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर एक कंपाउंड था NiCO4, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं यहां पे, कार्बोनिल, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, CARBONYL, कार्बोनिल ग्रुप, 2 नेगेटिव। अभी भी निकल Ni2 पॉजिटिव स्टेट में ही है और अभी भी Da कॉन्फ़िगरेशन है निकल की। और यहां पे हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑब्जर्वेशन से पता चला, मैग्नेटिक susceptibility observations tells that it has no unpaired electrons, therefore its structure will be स्क्वेयर प्लेनर। किसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी थी, स्क्वेयर प्लेनर। कि अगर एक निकल मैंने लगाया तो इसके साथ 4 क्लोरीन के लिए, एक क्लोरीन इधर आएगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये हो गया, और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ऐसा दिखाते हैं हम लोग। अगर CO के केस में क्या हुआ, NiCO, CO, CO और CO, तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी, और ऊपर ऐसा लगा के 2 नेगेटिव चार्ज हम दिखाते हैं बच्चे, यहां पर C के साथ O, ये C पहले और इसके पीछे O। तो यहां पर हमें पता चला कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हम लाइन लिखेंगे क्या लिख देंगे, सेम, इफ बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बाय नोइंग द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बाय नोइंग द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, we can find out the number of unpaired electron, by find out the number of unpaired electron in compounds or substance, and from unpaired electron, and from electron data लिख सकते हैं, electron data we can tell the structure of coordination compounds। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख के हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल NiCl4 2 नेगेटिव हैज D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑब्जर्वेशन टेल इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल। ऐसे फॉर बट इन केस ऑफ NiCO4 2 नेगेटिव बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑब्जर्वेशन टेल्स दैट इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इट्स स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो ये इसकी क्या थी, सेकंड एप्लीकेशंस थी। थर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम क्या बताते हैं बच्चे, हम बता सकते हैं कि उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या होगा। थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। देखो ये क्या बोलता है, अगर हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पता चलेगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी observations indicate that it is diamagnetic, that it has no unpaired electron, so its formula will be कौन सा फॉर्मूला, दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला, so its molecular formula will be क्या, Hg2Cl2 but not HgCl। क्योंकि अगर मैं यहां पे 2 एक 2 मोलिक्यूल 2 एटम ले लेता है Hg और Cl के, तो ये बन जाता because HgCl is paramagnetic, so it's correct, so its
correct molecular formula will be Hg2Cl2 as it is diamagnetic. हमें कंपाउंड था, हमने कंपाउंड का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर की, उसे पता चला उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आया नहीं वो जीरो था, इसका मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो इसका फॉर्मूला दो सकता था Hg2Cl2 और HgCl। लेकिन जब हमने HgCl किया तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस Hg2Cl2 में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो हम इसका जो बताएंगे फॉर्मूला क्या हो गया Hg2Cl2। ऐसे ही हमारे पास होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली इन केस ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी H4P2O6 but not H2PO3 as H2PO3 is paramagnetic but magnetic susceptibility observations shows that it is diamagnetic। तो इसलिए हमने इसको एक एक से और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो H2P2 क्या बन गया O6। फिर ऐसी थर्ड हमारे पास है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से ही हम सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो क्या हुआ इन केस ऑफ कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 एक्सेट्रा, दे shows paramagnetic behavior and their paramagnetic behavior is confirmed by magnetic susceptibility observations which shows the presence of one unpaired electron in them, कंफर्मिंग देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये बोला कि हम क्या बता सकते हैं कि किसी सब्सटेंस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, हम उनके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को या नेचर को हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं किससे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाटा से। तो ये था। और लास्ट पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम कंफर्म कर सकते हैं, वी कैन कंफर्म या टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। जैसे हमने पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को कंफर्म किया था, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एटम होते हैं उनकी सभी की अलग अलग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी। और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एटम है वो कैसी होती है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है और कंस्टिट्यूटिव होती है। वो डिपेंड करता है कि वो ओपन चेन में या रिंग चेन के अंदर है। तो एज लिख सकते हैं यहां पे, एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is a constitutive and additive property, so its observation can tell the structure of compound, of compounds।
अगर हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है किसी भी एक सब्सटेंस की और दो स्ट्रक्चर है तो हम उन स्ट्रक्चर्स को पता कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किया था उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाटा से। तो ये बच्चे थे हमारे पास लास्ट क्या, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।